उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में मैं नागेंद्र आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम हफ्ते में 2 बार तो मिलते ही रहते हैं और इन 2 दिनों में मैं आप तक लिटरेचर की कुछ चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो ये प्रयास मेरा जारी है और उसी प्रयास में हमने जो एक सीरीज़ शुरू की थी और जिस सीरीज़ का नाम है कि जर्नी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उस जर्नी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जो आज के एपिसोड हैं उसमें मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी और कॉमेडी के बाद हम तीसरी चीज़ पे आज डिस्कस करेंगे और वो है शेक्सपियरियन रोमांस। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लिटरेचर में रोमांस या रोमांटिक वर्ड का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हम इमेजिनेशन या काल्पनिक दुनिया की बातें करते हैं और इमेजिनरी चीज़ों को डिस्कस करते हैं वो हम रोमांस कहते हैं। तो क्या शेक्सपियर ने ऐसे रोमांस लिखे थे और रोमांटिक लिटरेचर किस हद तक शेक्सपियर का माना जाए या फिर इन किस नाटकों को रोमांस की श्रेणी में रखा जाए? तो जनरली जो शेक्सपियर ने एक क्लासिकल रूल्स को पूरी तरह वायलेट करके 2 चीज़ों को मिक्स किया और वो था एक ट्रेजेडी और एक कॉमेडी, और जिन्हें कहा जाता है ट्रेजी कॉमेडी। तो शेक्सपियर की ट्रेजी कॉमेडी को ही हम शेक्सपियरियन रोमांस की श्रेणी में रखते हैं और वो इसलिए रखते हैं कि इसमें कुछ ज़्यादा ही काल्पनिक चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा ही इमेजिनरी हैं, जो कभी कभी इतनी इमेजिनरी हो जाती हैं कि उस पर बिलीव करना भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये रोमांटिक श्रेणी में आती हैं। तो शेक्सपियरियन रोमांस जो हैं उनके द्वारा लिखित ट्रेजी कॉमेडीज़ को ही बोलते हैं। और ट्रेजी कॉमेडीज़ का जो कंसेप्ट है वो ये है कि आपकी जो ट्रेजेडी है, जो नाटक है, उसमें ऐसा लगेगा कि ये नाटक जो है दुखांत की ओर को बढ़ रहा है और इसमें कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो बड़ी डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन जब तक एंड होता है नाटक का तो वो एक सुखांत नाटक की ओर चला जाता है और उसका अंत बहुत अच्छा होता है जो एक पूरी तरीके से खुशनुमा रहता है। तो इसलिए हम उसे कॉमेडी वाला अंत कह सकते हैं। वो शुरुआत ट्रेजेडी से होती है या बीच में कुछ अप डाउन ऐसे आते हैं कि लगता है कि हम ट्रेजेडी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जब एंड होता है तो कॉमेडी वाला होता है, तो उसे ट्रेजी कॉमेडी कहते हैं। तो ये जितनी भी शेक्सपियरियन ट्रेजी कॉमेडी है उन्हें शेक्सपियरियन रोमांस की श्रेणी में रखा जाता है। तो हम चलते हैं इसी बारे में आज के डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शेक्सपियर जो ट्रेजी कॉमेडीज लेके आए हैं वो उसका सोर्स कहाँ है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं शेक्सपियर ने अपनी हर तरीके की जॉनर में कुछ न कुछ लोगों को इमिटेट किया है और कहीं न कहीं से सोर्स लिए हैं। तो इनका सोर्स जाता है ब्योमंट एंड फ्लेचर नाम के 2 भाई जो राइटर थे और शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरीज थे, और आप इनके जितने भी वर्क देखेंगे इन्होंने कोलैबोरेशन में लिखे हैं ज़्यादातर, और ये दोनों साथ साथ ही लिखते थे। तो इनके जितने जो रचित रचनाएं हैं वो रचनाओं से शेक्सपियर ने बहुत प्रभावित हैं और ट्रेजी कॉमेडी का कंसेप्ट ये वहीं से लेके आते हैं और ये इन्होंने बहुत प्रभावित किया है शेक्सपियर को, खासकर उनकी ज़िंदगी के अंत में जो उन्होंने लास्ट नाटक लिखे हैं, और जो 3 हैं जो खासकर फेमस हैं, एक सिम्बेलिन है, दूसरा है द विंटर्स टेल और तीसरा है द टेम्पेस्ट। तो उनकी जो कॉमेडी है, उनका अपना मैनर है जो कॉमेडी का, वो 16वीं सेंचुरी में लगभग एंड में इसी तरीके से मूव होने लगा था जो ट्रेजी कॉमेडी की ओर मुड़ने लगा था। तो इन जो नाटक हैं इनको रोमांसेस कहा गया, क्योंकि ना तो वो ट्रेजेडीज़ हैं पूरी तरीके से, ना वो कॉमेडीज़ हैं, वो दोनों का मिक्सचर भी हैं, और इसके अलावा उनकी कुछ ऐसे गुणधर्म हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो टाइटल को बताती हैं और जो इस तरीके से कहानी को ले जाती हैं जो पूरी तरीके से काल्पनिक ज़्यादा लगती है और यथार्थ में कम लगती है। तो इसलिए इन ट्रेजी कॉमेडीज़ को हम रोमांस की श्रेणी में रखते हैं। अब हम जाते हैं कि इनमें कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जिनकी वजह से ये शेक्सपियरियन रोमांस लगभग एक श्रेणी में आते हैं जो ट्रेजी कॉमेडीज़ हैं। तो पहले हम सीन की बातें करते हैं कि ट्रेजी कॉमेडीज़ के सीन कैसे होते हैं। सीन जो हैं बहुत ही एक अलग किस्म की जियोग्राफी में होते हैं, जिस जियोग्राफी या जिस भौगोलिक संरचना का हमें कुछ ज्ञान नहीं है, या बिल्कुल अलग तरीके से काल्पनिक दुनिया या फिर कोई ऐसी दुनिया जो खुद के द्वारा रचित हो, या फिर अगर कोई पीरियड में ले जाएंगे तो एक्शन इतना रिमोट होगा कि हम उसको कभी अपने सामने रियल जिंदगी में नहीं देखते होंगे, बल्कि उसको कल्पना में ही देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का एक्शन होगा। जैसे हम बात करें, सिम्बेलिन को हम बहुत पुराने ब्रिटेन की सेटिंग में पाते हैं, विंटर्स टेल को हम सिसिली में पाते हैं,
और या फिर एक ऐसे सी कोस्ट समुद्र के किनारे पाते हैं बोहेमिया के, जो समुद्र का किनारा वाकई एक जियोग्राफिकल संरचना में, भौगोलिक संरचना में कहीं पर जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता और अस्तित्व में ही नहीं है। तो बोहेमिया का ऐसा एक समुद्र किनारा है जो वाकई में किसी भी भौगोलिक संरचना में नहीं मिलता। वैसे ही अगर हम टेम्पेस्ट की बात करें तो वेस्ट इंडियन आइलैंड को ये रिप्रेजेंट करता हुआ लगता है, लेकिन ये एक्चुअली जो पूरी सेटिंग की बात करते हैं मेडिटेरेनियन सी के आसपास का है। तो ये बहुत ही अलग सी सेटिंग है, उनके सीन हैं जो कल्पना में लगते हैं या फिर हमारी यथार्थवादी दुनिया से बहुत दूर लगते हैं, या फिर वाकई में भूगोल में कहीं पर जो है अस्तित्व में ही नहीं है। तो इस तरीके से इनके सीन्स जो है बहुत ही ऑर्थोडॉक्स जियोग्राफी से रिलेटेड होते थे। अब हम आते हैं कि इनके प्लॉट्स किस तरीके के होते थे। तो प्लॉट्स तो आप जानते हैं कि कहानी की संरचना को, कहानी के ताने बाने को कितने इफेक्टिव तरीके से बुना गया है। तो प्लॉट्स के अंदर क्या है, जो भी होता है वो ज़्यादातर काल्पनिक है या फैंसीफुल है, उसमें फैंसी के एलिमेंट बहुत हैं और बहुत ही कम ऐसे सीन हैं जहां पर कोई कॉज या इफेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि जैसे ही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहीं पर होती है तो वो आप समझ सकते हैं कि वो एक लॉजिकल मामला बन जाता है। तो ये बहुत कम है और जो घटनाएं होती हैं वो कॉमेडी और ट्रेजेडी में ऐसे घटित होती हैं कि हमें खुद में एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। खुद में किसी दर्शक को या हमको ऐसा लगता है ये कि तो बहुत रिमोट बात है या फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जैसे कि एक प्रिंसेस है कोई और उसका किडनैप हुआ है, उसको किडनैप कर लिया गया है और 20 सालों तक उसका कोई साइन ही नहीं है, उसका कोई पता ही नहीं है, और अचानक 20 साल बाद उसका पता चलता है सिम्बेलिन में। ठीक है, वैसे ही हरमियोने है जो 16 साल में, विंटर्स टेल में कैरेक्टर है हरमियोने, ठीक है, जिसको 16 साल तक छिपा के रखा जाता है। ठीक है, ये एक बहुत ही एक अनरियलिस्टिक बात लगती है। एंड द फीट्स ऑफ मैजिक, और जो टेम्पेस्ट में जितने भी जादुई करिश्मे हैं और कारनामे हैं वो सब जो है एक तरीके से हमें वास्तविकता से दूर ले जाते प्रतीत होते हैं कहानियों में। और सबसे बड़ी बात है इनके प्लॉट की, कितना कॉम्प्लिकेट प्लॉट किया गया है ट्रेजी कॉमेडी में कि हमें एक जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एनाक्रोनिज्म यानी कि काल भ्रम होने लगता है। समय ये चल रहा है या पीछे चल रहा है या स्टोरी अभी की चल रही है या बात की, एक तरीके से इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा होने लगता है। और जो है समय कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमारे हाथों से ही उड़ गया हो और किसी दूसरे देश में चला गया हो। और दूसरा खास है प्लॉट में कि जो आकाशवाणियां हैं इनका बहुत यूज़ हुआ है, कि कोई देववाणी हो रही है या कोई फ्यूचर के बारे में प्रोफेसी हो रही है। जादुई शक्ति से भरपूर है, विजार्डरी इसमें बहुत ज़्यादा है। और टाइम बीच बीच में तो बिल्कुल गायब हो जाता है, 20 साल का टाइम जो है आगे दिखा देते हैं या 20 साल पीछे दिखा देते हैं। और जो यात्राएं हैं, समुद्री यात्राएं, वो बहुत ही काल्पनिक हैं। और पूरे प्ले के कहानी के अंदर ताने बाने ऐसे चलते हैं कि वो हमें वास्तविक से दूर कहीं लगते हैं और बहुत ही वेग या एब्सर्ड लगते हैं, मीनिंगलेस। तो लेकिन इन सब के बावजूद हम ये कहेंगे कि जो पोएट है या प्लेराइट है हमारे शेक्सपियर, उनके इन वर्क में दर्शक उंगली नहीं उठाता, यानी कि उसको पूरी तरीके से एडजस्ट करता उसके साथ और कभी भी उसके बारे में क्रिटिसाइज नहीं करता। तो ये शेक्सपियर की अपनी महानता है कि वो इतनी चीज़ों को, इतनी काल्पनिक चीज़ों को आपसे मनवा लेते हैं। ये ट्रेजी कॉमेडी के उनके प्लॉट के बारे में, जैसे कि हम देखें कि सिम्बेलिन जो है उनका लास्ट के नाटकों में, उसकी स्टोरी जो है वो उन्होंने ली है, जो इटालियन एक राइटर था बहुत फेमस, बोकेशियो, उनकी डेकामेरन नाम की स्टोरी से ली गई है। वैसे ही विंटर टेल की बात करें तो उनकी पूरी जो फाउंडेशन है, जो जहाँ से ली है, उससे हिस्ट्री में कहीं पर रिलेट करते हैं वो। और रॉबर्ट ग्रीन की एक नॉवल से उसका पूरा ताना बाना बुना जाता है। वैसे ही अगर हम टेम्पेस्ट की बात करें तो रुडयार्ड किपलिंग तो सजेस्ट करते हैं कि ये जो टेम्पेस्ट है वो किसी सेलर के द्वारा जो है इंस्पायर्ड है। एक सेलर था जो कि एक यात्रा से, वेस्ट इंडीज की यात्रा से वापस लौटा था और शेक्सपियर शायद उससे टेम्स नदी के किनारे कहीं पर किसी धर्मशाला में या होटल में या रेस्टोरेंट में मिले थे, या फिर उनके बारे में सुना था और उन्होंने उनको लेके एक नई कहानी लिख दी। तो इस तरीके की चीज़ें इसमें सामने आती हैं।
और बर्नार्ड शॉ तो शेक्सपियर के बारे में जो है कुछ ऐसे भी क्रिटिसाइज कर गए हैं कि शेक्सपियर तो कभी अच्छे प्लॉट्स को छू ही नहीं पाया। वो कहते हैं कि शेक्सपियर मेरे ख्याल से एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी सीरियस ही नहीं हुआ ड्रामा के लिए, और उसने कोई सीरियस लिटरेचर लिखा ही नहीं है, और वो कभी इन्वेंट कर भी नहीं सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद शेक्सपियर की जो ट्रेजी कॉमेडी हैं, लाख क्रिटिसिज्म के बावजूद अपनी छाप जो है वो दर्शकों तक छोड़ती है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि शेक्सपियर के ट्रेजी कॉमेडीज में उनकी जो वाकई क्रिएटिव पावर्स थी वो बड़ी डिक्लाइन सी लगती हैं, जो उन्होंने अपने पीक पॉइंट पे लिखी थी 1603 से 1608 के बीच, जब उनकी बेस्ट ट्रेजेडीज आई थी, तो उनको पीक पॉइंट पे माना जाता है। और ये जो लास्ट के 3 नाटक हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं ट्रेजी कॉमेडीज की, यहाँ पर ऐसा कहते हैं शेक्सपियर अपनी क्रिएटिव पावर को बहुत डिक्लाइन कर चुके थे, और शेक्सपियर वापस भी लौट चुके थे जहाँ वो पैदा हुए थे, उस गांव में। और दूसरी बात ये भी है कि इसीलिए इन तीनों नाटकों में जब हम गहराई से पढ़ते हैं तो हमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट मिलते हैं, यानी शेक्सपियर कहीं ना कहीं अपने को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे टेम्पेस्ट के नाटक में जो उसका मेन कैरेक्टर है जादूगर, कहते हैं कि वो जादूगर की शक्तियां क्षीण होते हुए दिखाई गई हैं, और वो डिक्लाइनिंग जो पावर्स हैं वो एक्चुअली शेक्सपियर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इस तरीके से उनका बायोग्राफिकल पुट तो उनमें आता ही आता है। और लास्ट इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है इनके ट्रेजी कॉमेडीज में, वो उसका एटमॉस्फेयर है। एक्शन ऐसी जगह पे होता है जो वास्तविक दुनिया नहीं है, और एटमॉस्फेयर टेम्पेस्ट का अगर देख लें तो एक परी कथा जैसा लगता है। एक बिल्कुल अलग सा आइलैंड है जहाँ जादुई शक्तियाँ हैं, और वो जो है बहुत करिश्मे होते हैं जादुई, और वो लगता ही नहीं है कि एक रियल दुनिया है। सिम्बेलिन जो है अगर देखें तो रोमन ब्रिटेन जो है लोगों ने ऐसा कुछ देखा ही ना हो, कुछ ऐसा सीन लगता है कि जैसे ये कोई जानता ही ना हो रोमन काल में या ब्रिटिश काल में, और हमको ऐसी जगह पे ले जाया जाता है वापस कहानी में जिसका कोई अता पता नहीं है हिस्ट्री के अंदर। और कहीं कहीं पर ये कैरेक्टर्स जो हैं, कोई जो सॉलिड कैरेक्टर आते हैं, वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि नाटक में कुछ यथार्थ भी है। जैसे हम कुछ कैरेक्टर्स की बात करें जो बड़े सॉलिड तरीके से आते हैं, स्टीफेनो है, ट्रिंकुलो है, क्लोटेम है, और एक पैडलर है ऑटोलिकस। जब ये आते हैं तो थोड़ा सा ये लगता है कि इस अजनबी माहौल में कोई एलिजाबेथन इंग्लैंड का कैरेक्टर जो रियल में लाई करता है वो अपीयर हो रहा है। लेकिन फिर से शेक्सपियर का ताना बाना अपने जादू जो है करिश्मे से उसको कुछ इस तरीके से ले जाता है कहानी को कि फिर से हम यथार्थ की दुनिया से परे परियों की दुनिया में गोते लगाते नजर आते हैं। तो इस तरीके से शेक्सपियर की जो ट्रेजी कॉमेडी थी, जिनको हम रोमांसेस भी कहते हैं, वो पूरी तरीके से आपको काल्पनिक दुनिया में ले जाती थी। और ये मानना जो है बहुत लगभग मुश्किल सा हो जाता था कि हम जो है इन सीन्स को बहुत लॉजिकली समझ लें, क्योंकि ये बड़ा एब्सर्ड या मीनिंगलेसनेस सा लगता था। तो ये मेरा पहला पार्ट था जो मैंने शेक्सपियरियन रोमांस के बारे में बताया, ट्रेजी कॉमेडीज के बारे में, कि इन ट्रेजी कॉमेडीज को बुना कैसे जाता था। क्योंकि मैं हर बार आपको 2 पार्ट में बताता हूँ, पहले में उनकी बुनावट और दूसरे में कैरेक्टराइजेशन और प्लॉट वगैरह। तो मैं दूसरे जो है हिस्से में इसके आपको कैरेक्टराइजेशन की बात करूंगा और डायलॉग की, वहाँ पर जो सुपरनेचुरल एलिमेंट थे वो किस तरीके से इंट्रोड्यूस होते थे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ जो है कुछ न कुछ ज़रूर ऐड कर रही है आपकी नॉलेज में, और आप इसको सुनते सुनाते रहिए। और आप यूट्यूब चैनल में भी इसे देख सकते हैं हेलो हल्द्वानी के, और आप सीधे सीधे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ऐप और उससे भी आप सुन सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक लिंक में भी आपको ये जो है मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर से नई सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो मैंने एक तो हो गया।